सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। ये कलन पढ़ रहे हैं, अवकलन समाकलन। उसमें जो यह क्लास है आपकी क्लास नंबर 3 है ना। अभी तक हमने 2 कलन की क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहली क्लास का वीडियो में कलन के 2 प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। कि पहले ही वीडियो में हमने कलन में अवकलन के बारे में आपको पूरे क्वेश्चंस करवाए। फिर सेकंड वीडियो में कलन के कुछ टॉपिक छूट गए थे, मतलब अवकलन के कुछ टॉपिक छूट गए थे, और उसमें अवकलन के जो फिजिक्स में अनुप्रयोग है उसको भी हमने आपको सेकंड वीडियो में करवा दिया था। यहाँ मतलब पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में हमारा कलन का अवकलन भाग पूरा कवर हो चुका है। आइए अब इस क्लास हमारी तीसरी कलन की क्लास में हम पूरा जो है फोकस वो हम समाकलन पे करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों का यह हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि ऑफलाइन बैचेस 15 मार्च से है ना भगत सिंह कॉम्प्लेक्स डोंगरमाली के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास के लिए इनरोल करना चाहता है तो वो जो भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल में हमने सबसे जो पहली जो मैथ से स्टार्ट करी है वो करी कैलकुलस। कैलकुलस मतलब होता है कलन, जिसमें अवकलन हमने पूरा पढ़ लिया है ना। अवकलन पूरा हमारा पढ़ के हो गया है। तो अवकलन के लिए वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड था, जिसमें कि अवकलन पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, अब ये जो तीसरी क्लास है, जो वीडियो आपका वीडियो क्लास 3 में हम पूरा जो है समाकलन को कवर करने वाले हैं। तो समाकलन में हम देखेंगे कि समाकलन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ ही इसके फिजिक्स में अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो समाकलन में और एक आता है निश्चित समाकलन, हम उसको भी देखने वाले हैं। ठीक, और समाकलन का भौतिकी में जो अनुप्रयोग है उसके भी हम आज की वीडियो में देखने वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास नंबर 3 में। यदि वे बच्चे जिन्होंने अभी तक के क्लास 1 और क्लास 2 को नहीं देखा है तो उससे पहले आप देख ले, है ना, क्योंकि ये दोनों क्लास को देखने के बाद ही आप जब क्लास 3 करेंगे, है ना, क्लास 3 आप देखेंगे तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगी, है ना, सब समझ में आएगा, है ना। और नहीं तो बिल्कुल भी, यदि आप 2 वीडियो नहीं देख रहे हैं और सीधे सीधे आप डायरेक्टली तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कठिन लगने लगेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप पहली क्लास और दूसरी क्लास को पहले क्रम से रिवाइज करें और उसके बाद में तीसरी क्लास देखिए, तो आपके लिए कलन जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स के अंदर यूज़। देखिए, हम मैथ से पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम 11th और 12th जो भी फिजिक्स में यूज़ हो रही मैथ से केवल वो पढ़ रहे हैं। पूरा मैथ्स का सिलेबस हम कवर नहीं कर रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको यूज़ होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक रणनीति आप डेली से रिवाइज करते रहेंगे। सभी बच्चे जो भी 11th क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो कुछ मैंने रणनीति यहाँ पे देख रहे हैं, जो फिजिक्स की फाउंडेशन, है ना, फिजिक्स फाउंडेशन जो हमारा क्लास चल रहा है ना, ये वाला फिजिक्स फाउंडेशन हम क्लास क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन के रूप में चीज़ें बता दी जा रही है, गाइडेंस के रूप में। तो इसे आप बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा सीधे सीधे एक नज़र से, है ना, क्योंकि फिजिक्स, ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, है ना, ये सब चीज़ें हमने बता रखी है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। आज का टॉपिक है हमारा, आज जो देखने वाले हैं अपन, वो देखने वाले हैं समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो समाकलन में हमने पूरे फार्मूला लाने के लिए था। आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने पहली वीडियो में समाकलन और अवकलन के सभी फार्मूले आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ
हम केवल किस तरह का समाकलन होता है, समाकलन के हमने देख लिए थे, कुछ सामान्य अर्थ, संकेत और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और समाकलन में जो अन्य जो समाकलन किस तरह के आपके सॉल्व होंगे उसको अपन देखने वाले हैं, और उसके बाद समाकलन का फिजिक्स में अनुप्रयोग देखेंगे। यानी एक निश्चित समाकलन जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, हम उसको भी देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए प्रश्न क्रमांक हम एक लेते हैं और इसमें अपन एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न हमने लिया है एक, क्या है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 इंटू डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष हम x की पावर 4 का क्या कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, ये फार्मूला हमने देखा था, एक फार्मूला पे चर्चा कर लेते हैं। यदि x की पावर n का हम समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये फार्मूला क्या कहता है कि किसका x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, ये होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे x चर लेंगे n+1 और नीचे हो जाता है आपका n+1। ये समाकलन का फार्मूला था आपका। ठीक है, तो आइए अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे x से x है आपका और n की जगह आपका क्या है 4 है। तो अप्लाई करेंगे ये फार्मूले को, तो डायरेक्टली अपन x की पावर 4 का समाकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x, है ना। n कितना है अपने पास 4 है, 4 और प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा ऊपर, ठीक 1, और डिवाइडेड बाय n+1, मतलब n का मान है 4 + 1। आगे सॉल्व कर दें, और ध्यान रहे यहाँ पर एक कांस्टेंट c जुड़ता है। अभी क्यों जुड़ता है हम इसकी भी चर्चा आगे कर लेंगे। ठीक है, तो x की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 5 और डिवाइडेड बाय 5 + c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली इंटीग्रेशन होकर के क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा, ठीक, चलिए ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन हम किस तरह से किसी भी फलन का अपन कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, समाकलन किसका करना है, √x का इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो आगे हल करते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन, तो समाकलन ऑटोमेटिकली यही साइन बता देता है हमें। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका। देखिए थोड़ा सा इसे अपन सॉल्व करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, x यदि रूट लगा है, यदि किसी भी वैल्यू पे आपने देखा है कि आपका रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इस पर a पर कितने की पावर है, 1/2 की पावर है। ठीक है, यदि इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x की पावर हो जाएगी 1/2, है ना, इंटू डी एक्स। चलिए आप देखिए ये फार्मूला वही लगेगा, x की पावर n समाकलन x के सापेक्ष, तो x हो जाता है n+1 पावर x की पावर n+1 और नीचे भी n+1। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाता है। ये भी फार्मूला है, बार बार यूज़ हो रहा है फार्मूला, ध्यान रहे, सब सिखा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रहेगा आपका, है ना। अब क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान है हमारे पास में 1/2 डिवाइडेड बाय, वही ये पावर ही लिख देते हैं अपन 1/2, क्योंकि n+1 नीचे आता है, 1/2 + 1। ठीक है, और एक कांस्टेंट आपका c जुड़ के आता है। ठीक, चलो सॉल्व करेंगे इसे। तो x की पावर, इसे हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा ये आपका 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 3/2। अब इसे हम 2 को शायद ऊपर भी ले जा सकते हैं, पर आपको हल करना है तो आप आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास जो हल होके आया है, आया बस समझ, इंटीग्रेशन हमारे पास में हल होकर के जो आया है, ये आपको कितना आया है, ये। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हम कर सकते हैं और भी अन्य, जैसे आपको क्लास वर्क के रूप में मैं दे दूं, आपको क्लास वर्क के रूप में आप क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, चलो पहला I इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स करना है आपको, ठीक है। दूसरा और आपका क्वेश्चन दे देते अपन, आई इक्वल टू ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तीसरा आई इक्वल टू, है ना, यहाँ पे देते अपन 1 इंटू डी एक्स। इनके समाकलन, थोड़ी देर वीडियो पॉज कीजिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। हम अभी इसे पूरा हल कर देते हैं। हो गया होगा, शायद आपने हल कर लिया होगा। पॉज करके आप हल कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, जो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है ना, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला है और एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा आपका सी। तो बस फाइनली कुछ नहीं, बस सूत्र आपको पता है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ई एक्स का समाकलन आपके पास ई एक्स ही होता है। ई एक्स का समाकलन क्या होता है आपका? ई एक्स ही होता है और प्लस के एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। और चलो इसको आगे देख लेते हैं, क्या है 1 डी एक्स। तो ध्यान रहे 1 डी एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? एक्स। क्या होता है? एक्स, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो इस तरह से ही आपका सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप बुक से ले लीजिए, कोई समस्या आती है तो पूछिए, ठीक। चलिए अब हम जो समाकलन योग और इसमें किसमें बात करेंगे। यदि दो फंक्शन योग में है तो उसका समाकलन कैसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब दो फंक्शन कैसे हो? योग में हो, तब उसका समाकलन। जैसे सपोज दैट हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, है ना, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, उसका समाकलन करके आपको बताते हैं। यदि मेरे पास एक फंक्शन है क्या है आपका 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष क्या काम करना है? समाकलन करना है। तब क्या हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं, इसमें आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा क्या करना है इसमें। तो समाकलन पहले ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन हो गया। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे अवकलन में किया था वैसे ही। तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू डी एक्स। एक बार इसका कर देंगे प्लस अब किसका हो जाएगा? समाकलन किसका हो जाएगा? 3 का x के सापेक्ष। बस यही है, और एक कांस्टेंट आपका जुड़ जाएगा बाद में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाहर हो जाएगा और किसका होगा? x का समाकलन होगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 3 आपका कांस्टेंट है, इसका समाकलन हो जाएगा प्लस सी। डोंट वरी, एक स्टेप हमने ऐसे बढ़ा दी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, x का समाकलन। x का समाकलन क्या होता है? तो x का समाकलन हो जाएगा आपका x की पावर अभी फिलहाल 1 है, तो फार्मूला हमने देखा था उस हिसाब से 1 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समाकलन हो क्या हो जाएगा? प्लस 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है। आगे चलो हल करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचा 3। अब 1 है ना, तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? देखिए मैं सीधा आप समाकलन कर रहा हूँ 1 का, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 और ए प्लस सी। आसान है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा आपका प्लस 3 और x की पावर 1 होगा, 0 और 1 1 होगा, तो x यहाँ पे केवल बचेगा और नीचे डिवाइडेड बाय 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3x हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ के आ जाएगा क्या? c, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूरा समाकलन हुआ और एक हमारे पास में कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन हमारे पास में निकल के आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सभी फार्मूले आपको लर्न होंगे, तभी आप समाकलन और अवकलन कर पाएंगे। तो मैंने बोल दिया है आपको, पहले ही बता दिया गया है कि अवकलन और समाकलन गणित पूरा फार्मूला बेस्ड है और त्रिकोणमिति है और कुछ बीजगणित का भाग। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी बच्चे खासकर फार्मूला सभी लर्न कर लीजिए, है ना। फार्मूला
आप याद कर लीजिए, मैं ये कह सकता हूँ, तभी अवकलन और समाकलन के गणित बनेंगे। अब ये हमने जो देखा अभी, योग या अंतर के लिए भी वही होगा, या अंतर के लिए भी वही होगा, ध्यान रहेंगे अपन, योग और अंतर के लिए सब सेम होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अगला जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। एक प्रकार का ये भाग होगा, इसमें क्या होगा, भाग या अन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं, किस तरह से अपन प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन को पूरा करेंगे। चलिए, हम प्रतिस्थापन मेथड समाकलन करने में किस तरह से यूज होगी, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x से डिवाइडेड बाय x और ये dx, राइट। अब क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों फंक्शन का भाग का समाकलन करना है हमें, तो इसका आप समाकलन किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस समाकलन का साइन है आपका। ठीक है, जरा देखो, तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है अपन, जो देखो यहाँ पे log x का समाकलन होता नहीं है, 1/x का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि समाकलन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1/x का समाकलन होता है, log x का समाकलन नहीं होता है। तो हमें उसको चुनना है, जिसका समाकलन नहीं होता है, नहीं होता है। तो log x का समाकलन नहीं होता है, log x का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, 1/x का समाकलन होता है, तो log x को, इसलिए हम इसको क्या काम करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। इसलिए इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, हमने log x को क्या मान लेंगे अपन, log माना log x बराबर हमने सपोज मान लिया है t, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान रहे, एक प्रोसेस यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये करना पड़ेगा हमें, ये प्रतिस्थापन मेथड कहती है। तो क्या हो जाएगा, d/dx और ये हो जाएगा log x। अब देखो, समाकलन को सॉल्व करने के लिए भी अवकलन की जरूरत पड़ी और सब फार्मूले से काम हो रहा है। ये हो जाएगा dt/dx, दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, ये जो यहाँ पे dx/x है, इसको प्रतिस्थापित करना है, और किसको करना है, हमें log x को प्रतिस्थापित करना है, जो log x है आपका है ये वाला। ठीक है, और dx/x के उल्टो पर लाएंगे। तो यहाँ जरा थोड़ा सा इसे सॉल्व करो आगे, देखो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा log x का हो जाएगा अवकलन होकर क्या जाएगा, 1/x बराबर ये हो जाएगा आपका dt/dx। ठीक, अब जरा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे हमको जो लाना है dx/x, सॉरी dx बाय, ये जो dx के बटे में x ला करके अपन करते हैं इसको। तो ये dx को हमने 1 की जगह लेगा, तो ये 1 की जगह जाएगा, dx यहाँ जाएगा तो dx हो जाएगा, और बटे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास में केवल बचेगा dt। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, इसे हम सपोज दैट 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसे,
एक 1 दे देते हैं इसको, है ना। अब क्या काम करेंगे, ये dx बाय dt का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट dx बाय x, जो ये निकला है हमारे पास में, dx बाय dx बराबर dt, है ना, किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक हमारे पास में क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने log x को t माना था, तो log x को अपन क्या काम करेंगे, इस log x को क्या मान लेंगे अपन, t मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है आपका x है, या चलो इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख दूँ, ऐसा लिख देते हैं थोड़ा आगे, t हो गया। अब ये dx बाय क्या है आपका, dx बाय x में वापस लिख दिया मैंने, ये ना log x से जो ये दिया है समीकरण 1 में, तो उसको मान लिया अपन ने t, और ये dx बाय x, है ना। तो अब इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है, ठीक है जी। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t बाय 1 कर सकते हैं अपन इसे, तो t इंटू, अब आप देखो dx बाय dt की वैल्यू कितनी है, मतलब dx बाय x की वैल्यू कितनी है आपकी, dt, क्या हो जाएगा, dt। आगे हल कर देंगे, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होकर क्या जाएगा, t की क्या हो जाएगा अवकलन, t का समाकलन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हो गया आपका समाकलन हो गया। अब क्या काम करेंगे, I इक्वल टू t हमने क्या पुट करा था, log x पुट करा था, तो t के अब स्थान पे क्या पुट कर देंगे, log x पुट कर देंगे, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और ध्यान रहे आपको एक कांस्टेंट भी पुट करना है, आपको क्या पुट करना है, एक कांस्टेंट भी यहाँ पे ऐड करके लिखना है, प्लस सी, ठीक है। हर स्टेप में ना करते हुए अपन लास्ट में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसे अब कर देते हैं हाईलाइट, ये हो गया हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो चलिए आई होप कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आएगी, आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। एक हमारे पास में फंक्शन दिया है, सेकंड देखते हैं। फंक्शंस है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 की पावर 5। अब इसका क्या काम करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए भाई ध्यान रहे, हम 3x प्लस 5 हमने n की पावर 5 का मतलब x की पावर 5 का समाकलन हमने देखा है कि चूंकि x की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका समाकलन हमने देखा था x से n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये होता है आपका dx के सापेक्ष, है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये नहीं करेंगे, इसे अपन किसके प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो सबसे पहले क्या, प्रतिस्थापन विधि से तो सबसे पहले मान लेते हैं अपन, है ना, मान लेते हैं। तो क्या काम करेंगे, माना हम किसको प्रतिस्थापित करेंगे, 3x प्लस 5 को प्रतिस्थापित करेंगे। तो माना 3x प्लस 5, है ना, इक्वल टू t हमने माना, क्या माना इसे। अब दोनों पक्षों का क्या काम करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का ये इस प्रोसेस है आपकी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के, क्योंकि यहाँ पर हमें dx का मान पुट करना पड़ेगा, है ना, dx को बदलना पड़ेगा, क्योंकि t मान रहे हैं तो भैया इसके सापेक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि हम दूरी को दूरी के सापेक्ष ही जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। अब यहाँ तो जोड़ने का काम है वैसे भी, हाँ, तो इसलिए ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर t पुट कर रहे हैं तो अपन dx को भी t करना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये क्या हो जाएगा 3, आज 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3, और x का अवकलन कितना हो जाएगा आपका 1। 3 इंटू 1 बराबर है, ठीक है। और 5 का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा dt बाय dx, मतलब डायरेक्टली कर लिया मैंने, बहुत बार हमारा करके हो गया। 3 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे केवल 3 बचेगा, 3 इक्वल टू dt बाय dx, है ना। तो हमें क्या चाहिए था dx के बराबर, तो dx के बराबर अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। dx के बराबर हो जाएगा dt बाय 3। अब ये हम मान लेते हैं, सपोज इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं अपन, फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या काम करेंगे हम, dx और t का मान, जब dx और यहाँ पे लिखेंगे एक में, क्या लिखेंगे एक में, है ना 3x प्लस 5 बराबर t, तथा ये जो dx निकल के आया है dx बराबर dt बाय 3 रखने पर, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपन। i इक्वल टू क्या हो जाएगा समीकरण 1 कि 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या रख देंगे अपन t, और t की पावर कितनी है आपकी 5, और इनटू dx क्या हो गया, आप dx किसके बराबर हो गया, इनटू dt बाय हो गया 3, ठीक। अब इसका समाकलन हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/3 बाहर हो जाएगा। अब समाकलन किसका होगा, t की पावर 5 इंटू क्या dt, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये समाकलन किस तरह का हो जाएगा आप जानते हैं, क्योंकि सब फार्मूला बेस्ड सभी यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/3 आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा आपका। अब x की t की पावर 5 का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, और ये इस तरह से हो गया आपका। और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट आपका प्लस होकर के आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन या मतलब जो अवकलन समाकलन होकर के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 6 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 या 18, है ना, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका c। अब क्या काम करेंगे अपन, t का मान पुट करेंगे, क्या करेंगे अब, t का मान रखने पर, तो t का मान अपन पुट कर देते हैं भाई। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, i इक्वल टू, तो t को हमने कितना माने थे 3x प्लस 5, क्या माने थे 3x प्लस 5 माने थे अपने t को, और इसकी पावर कितनी है आपके पास में 6 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 18, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो फाइनली ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने जो 2 सवाल किए वो आसानी से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, या आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप प्रीवियस में आकर के आप एक बार चला के देखिए, है ना। तो हर चीज़ आपको जो भी समस्या होगी वो पूरी हो जाएगी। यदि इतना करने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पुनः आपको व्यक्तिगत समझा दूँगा, ठीक है। अब हम आगे जाने वाले हैं समाकलन के अंतर्गत आने वाला निश्चित समाकलन, जिसका फिजिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये निश्चित समाकलन फिजिक्स में बहुत जगह उपयोग होता है। तो क्या देखने वाले अपन, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखते हैं कि निश्चित समाकलन किस तरह का होता है। i इक्वल टू, इस तरह से इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, इस तरह से समाकलन का चिन्ह रहेगा। ये a यहाँ रहता है एक, और एक b यहाँ रहता है, ठीक। अब मान के चलो एक फंक्शन ऑफ x का हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, निश्चित समाकलन कर रहे हैं इसका। तो जब ये हल होकर के आएगा
ये हो जाएगा एफ एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका समाकलन होकर के वो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये दो चीज़ें ए और बी, तो ए और बी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये क्या है, मतलब कंप्लीटली इसके बारे में हम पूरा डायमेंशन समझते हैं इसका। तो पहली बात, ये इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के सापेक्ष है ना। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं अपन, एक फंक्शन का कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। और यहाँ पे जो ए है इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं अपन निम्न सीमा। क्या कहते हैं इसे, ध्यान से समझिएगा है ना, निम्न सीमा। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर जो बी दिया है ना, ये ऊपर जो बी है आपका, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं इसे, उच्च या ऊपरी सीमा भी कहते हैं हम इसे, उच्च सीमा, या इसे हम कहेंगे अपर लिमिट। क्या कहेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, तो निश्चित समाकलन जो होता है उसमें एक नई चीज जुड़ के आती है, वो आती है लिमिट। हमको लिमिट को कैसे यहाँ पे पुट करना है। तो आगे इसे जब अपन सॉल्व करेंगे है ना, तो ये क्या होकर के आ जाएगा, जरा उस पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, निश्चित समाकलन होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f रहेगा आपका। अब सबसे पहले क्या रखेंगे अपन, ऊपरी सीमा रखेंगे। तो एफ एक्स की मतलब ये जो ऊपरी सीमा है, ये जो फंक्शन है उसके जो वेरिएबल का ही एक प्रकार का मान होता है। ठीक है, तो अब क्या रखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, बी, मतलब पहले ऊपरी सीमा फंक्शन में रख देंगे, फिर माइनस करेंगे। उसी फंक्शन में अपन क्या काम करेंगे, चर का मान रखेंगे निम्न सीमा को। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी, ए, है ना। तो इस तरह से ये तो समाकलन हुआ, यहाँ तक केवल समाकलन हुआ है, परंतु यहाँ पर हमने लिमिट को पुट करके आगे सॉल्व किया है। तो फाइनली ये जो यहाँ पे एक फार्मूला, एक प्रकार का जो निश्चित समाकलन होता है, इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। तो ये जो निश्चित समाकलन है, ये पूरा जो आपको अच्छे समझ में आएगा वो एक उदाहरण की मदद से आएगा। ये केवल फार्मूला है। क्या है, ये आपका केवल फार्मूला है। ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये है हमारा फार्मूला। ठीक, चलिए इसे अपन क्या काम कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब चलिए क्या काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण की मदद से इसे हल करना सीखते हैं। तो एक हमने लिया एग्जाम्पल 1। एक इंटीग्रेशन लेते हैं अपन, एक फलन का समाकलन करते हैं। लिमिट इसकी है 0 से π/2। ठीक, और हम कर रहे हैं किसका, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष निश्चित समाकलन कर रहे हैं। अब चलिए इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर साइन एक्स का जो समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो होता है, जैसे देखो ये फार्मूले में पहले इस फंक्शन का क्या काम करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे। अभी लिमिट बाद में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा इसका, कॉस एक्स। अब हमारे पास बची इसकी लिमिट। तो अभी लिमिट हमने पुट नहीं किया, तो 0 से कहाँ तक है, π/2। 0 आपकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और π/2 क्या है, आपकी उच्च सीमा है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह आपका बाहर है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे cos x, ये चर का ही मान होता है। तो सबसे पहले ऊपरी सीमा रखते हैं। देखो b आपकी ऊपरी सीमा पहले यहाँ पे रखी थी अपन ने, और a क्या है, उसकी निम्न सीमा है। तो ये हो जाएगा cos। अब सबसे पहले ऊपरी सीमा रखेंगे π/2, cos π/2, और माइनस हो जाएगा cos। अब निम्न सीमा क्या है आपकी, 0। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला फार्मूला को आप देखिए, इससे मैच कीजिए, है ना, ये 0 डिग्री। ठीक, इस तरह से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो हमारा निकल के आया है वो आया है। अब जरा ध्यान देंगे,
माइनस बाहर है आपका, ठीक है। काश 90 का मान कितना होता है, तो काश 90 का मान जरा देख लेते हैं यहाँ पे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे होता है 1। वापस इसको पलट देते हैं अपन, तो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, है ना, ये है 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। ये है साइन, ये क्या है आपका साइन और ये क्या है आपका कॉस। तो आप देखेंगे कि ये साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1 और काश 90 का मान कितना होता है 0। तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये पाई/2 क्या है, पाई/2 मतलब होता है, पाई का मान होता है 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको कितना डिग्री है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन मान पुट करते हैं, तो पाई/2 मतलब काश पाई/2 मतलब काश 90 का मान होता है कितना हमारा, ये 10th में आपने पढ़ा होगा, ये होता है आपका 0, ठीक है। और माइनस, अब काश 0 का मान जरा देखो, काश 0 का मान ये रहा, काश 0 का मान कितना है आपका, काश 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, ये पुट कर दिया अपन, यानी अब लिमिट हमने पुट किया, ठीक है। तो फाइनली I इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस और एक कोष्टक के अंदर क्या है -1 है, सॉल्व करेंगे इसको तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, निश्चित समाकलन होकर के प्लस का 1, प्लस ना भी लिखो तो चलता है। तो ये देखो निश्चित समाकलन करने के बाद में हमको क्या मिला, इसका निश्चित समाकलन कितना आया 1 आया, क्या आया हमारे पास निश्चित समाकलन कितना आया इसका 1 आया, ये हमारा आंसर है। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, इसे निश्चित समाकलन हम क्यों कहते हैं, आए बात समझ, निश्चित समाकलन इसे हम क्यों कहते हैं। तो निश्चित समाकलन कहने के पीछे एक रीज़न है कि हमें जब हम किसी भी फलन का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, किसी भी फलन का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो वो देखिए आपकी एक निश्चित वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास में एक निश्चित वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए निश्चित मान मिला, क्या मिला, ये क्या है हमारे पास में एक निश्चित मान है, निश्चित मान। इस समाकलन में क्या हो जाएगा, इस समाकलन में निश्चित है ना, इस समाकलन में क्या मतलब निश्चित मान मिला है, तो इस समाकलन को क्या बोलते हैं अपन, निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निश्चित समाकलन करते हैं, निश्चित समाकलन करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि में आएगा, ये फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला समाकलन ही होता है। अवकलन मान के लिए 40% यूज़ हो रहा है, तो 60% आपका समाकलन यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। 11th में भी काफ़ी यूज़ है इसका और 12th में भी। अभी इसका अनुप्रयोग भी हम देखने वाले हैं। अब फिजिक्स में इसका क्या देखेंगे, उपयोग। फिजिक्स में क्या देखने वाले हैं आप, उपयोग। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपन, निश्चित समाकलन का, निश्चित समाकलन का फिजिक्स में उपयोग। क्योंकि हम फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैथ्स पे हमारी यदि अच्छी पकड़ आ जाती है, ठीक है, तो हम फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसे अपन मैथ्स को ही क्या कहते हैं, फिजिक्स का फाउंडेशन कहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है, ठीक। तो चलिए अब क्या काम करते हैं, एक हम एक कूलाम का नियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, कूलाम का नियम 12th का है ये, ठीक है। और इधर भी 11th में बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोग है जो कि निश्चित समाकलन का है। तो देखिए अपन एक यहाँ पे एक ले लेते हैं, F इक्वल टू x1 टू, लिमिट है x1 टू x2, है ना, k इंटू q1 इंटू q2, q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये इसका जो समाकलन होगा निश्चित समाकलन dx से सापेक्ष होगा। तो ये जो है आपका, जो आप अभी देख रहे हैं, ये है कूलाम का नियम। क्या है ये, कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वही कूलाम का नियम होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स में आपके निश्चित समाकलन करने आएंगे।
तो चलिए इसे अपन सॉल्व करते हैं, अपन यह प्राप्त करते हैं हमारा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे ध्यान रहे कि आवेशों का भी एक निश्चित मान होता है, ठीक है, और के ये है कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले ये कांस्टेंट को अपन बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत सारे देखे हैं, उसमें अपन कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं करते हैं, बाहर कर देते हैं उसे। अब यहाँ पर लिमिट बची x1 से x2 तक के, ठीक है, और 1 बाय क्या बचा हमारे पास में x²। इसका करेंगे अपन निश्चित समाकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं। k इंटू Q1 इंटू Q2 और लिमिट है x1 टू x2, मतलब 1 बाय x² है। तो इसको क्या काम करेंगे, जैसे कि कोई भी आपकी 1 बाय am होता है तो ऊपर जाकर के क्या हो जाता है a की पावर माइनस m हो जाता है। ये आपने 9th के अंदर में घातांक नियम पढ़ा होगा। तो चलो हम जो ये हमारा x² है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी x की पावर माइनस का 2, और इसका किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष अपन क्या काम कर देंगे, सॉरी x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हल करते हैं इसे। f इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर x की पावर 2 का तो हमने फार्मूला देखा ही है, x की पावर n का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष वो होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। और एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाता है पीछे में, c जुड़ जाता है, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा बेसिक फार्मूला यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर यूज़ यही फार्मूला होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे करेंगे अब, चलो तो देखिए अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले तो अपन समाकलन करेंगे किसका, x की पावर -2 का। तो क्या हो जाएगा, आपका चर रहेगा, इस फार्मूले में कंपेयर करेंगे तो n आपका -2 है, x -2 और उसमें एक जुड़ जाता है ऊपर और नीचे। ये बार बार बताने का आवश्यकता नहीं, आप खुद से आप समझिए सब चीज़ों को, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से अब लिमिट आपकी क्या है, आपकी x1 से क्या है, x2 है, ठीक है। इतना आपने कर लिया, आगे जरा देखो इसको हल करते हैं क्या हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2। अब इसका जो हल होकर के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -1, ठीक। लिमिट हमारे पास हमने अभी पुट नहीं किया है, लिमिट है x1 टू x2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, f इक्वल टू यहाँ से जो माइनस का चिन्ह है हम सबसे पहले बाहर कर लेते हैं ना, k इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक। आगे अब यहाँ पे क्या बचा, अब ये देखो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, x की पावर -1 है तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। यदि ये x की पावर -1 है या -m है तो वापस क्या हो जाएगा, ये नीचे आकर के, सॉरी a की पावर -m है तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा, 1 बाय a की पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की पावर -1 है, ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय x। अभी लिमिट हम पुट नहीं कर रहे हैं, अगले स्टेप में लिमिट पुट करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे सीख लेते हैं इसे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे f इक्वल टू, ठीक। तो अब हम लिमिट पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये फार्मूला तो हमने देखा था कि सबसे पहले ऊपरी सीमा पुट करते हैं, उसके बाद में निम्न सीमा पुट करते हैं। तो माइनस k इंटू Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर चलिए लिमिट पुट करते हैं, तो सबसे पहले ऊपरी सीमा x2 है तो 1 बाय x2 माइनस 1 बाय x1, ये लिमिट हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। क्या है, ये माइनस का चिन्ह है, तो क्या काम करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हल ध्यान से करेंगे। माइनस का गुणा कर देंगे अंदर, क्या कर देंगे अपन, माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या ये माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक के अंदर हो जाएगा -1 बाय x2 और ये माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 बाय x1, ठीक है, ध्यान से, ओके। अब f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व होकर के आ जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2। अब ये माइनस जो प्लस वाला इसको पहले लिख देंगे, 1 बाय x पहले लिख देंगे, है ना, x1, और है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय x2। आए बस समझ। अब यहाँ पर क्या है, ये जो भी निश्चित मान नहीं आया तो, परंतु यहाँ देखिए ये सभी कांस्टेंट है। अभी लिमिट आपकी क्या हो सकती है, कोई भी
कांस्टेंट ही वैल्यू है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो एक निश्चित मान ही आने वाला है। तो इस तरह से हमने कूलाम के नियम को जो अब आगे अपन डेरिवेशन सॉल्व करने में किसका, निश्चित समाकलन का हमने यूज़ किया है। तो इस प्रकार से निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग फिजिक्स के अंदर होता है। इसलिए हम आपको क्या काम करें, बेसिक मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत आपको क्या सिखा रहे हैं, गणित सिखा रहे हैं। क्योंकि आपका गणित अच्छा हो जाएगा तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नहीं आया समझ तो एक बार क्या काम करेंगे, आप इसे एक बार रिपीट करके देखेंगे, मतलब पॉज करेंगे वीडियो, फिर बैक प्रीवियस से थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक अन्य अनुप्रयोग के ऊपर। आइए देखेंगे निश्चित समाकलन का फिजिक्स में जो अनुप्रयोग है उसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी पिंड पर एफ बल लगाया गया है ना, या किसी पिंड पर एफ लगाया गया बल है, क्या है वो 2x + 3 न्यूटन है, तो उसे 0 से 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन करते हैं इसकी शुरुआत हल करना। तो आप सभी जानते हैं हमें क्या करना है, कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है, F इंटू डी होता है। ठीक है, तो कार्य को अपन निश्चित समाकलन में कैसे लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार जो वर्क निकालेंगे अपन x पॉइंट से, हम x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक के उसे विस्थापित कर रहे हैं, तो उस पर किए गए कार्य की अपन क्या काम करेंगे, गणना करेंगे, है ना। तो ये है आपका कार्य, ये क्या है, आपका कार्य है। तो ये हमारा कहाँ से आ गया, x पॉइंट से x2 पॉइंट तक के अपन क्या काम करेंगे, किसी पिंड पर को विस्थापित करने में कार्य की गणना अपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ये इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि निश्चित समाकलन या और भी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो यूज़ होती है। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स यदि आपको नहीं आई तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं फिजिक्स का। तो ध्यान रहे सभी बच्चे इसे सीरियसली ले, क्योंकि मैथ्स अच्छा होगा तो फिजिक्स ऑब्वियसली आपका अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपन सबसे पहले आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए निश्चित समाकलन का किस तरह से यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, हमारे पास में F दिया है। F बल कितना है, 2x + 3 न्यूटन। ये इतना आपका बल दिया है। लोअर लिमिट 0 से 2 मीटर, लोअर लिमिट 0 मीटर से 2 मीटर तक के विस्थापित करने में। ठीक है, तो लिमिट आपकी ये हो जाएगी। ठीक, तो अब निकालेंगे W बराबर होता है बल, F मतलब बल इंटू विस्थापन, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अपन उसे देखो निश्चित समाकलन के रूप में कैसे लेंगे, W इक्वल टू मतलब कार्य इक्वल टू x1 पॉइंट से, इसका मतलब समझिए x1 बिंदु से x2 बिंदु तक, मतलब 0 मीटर से 2 मीटर तक के उसे क्या काम करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। x के सापेक्ष तो यहाँ F है, और जब लिमिट आपकी क्या होगी, लिमिट आपकी होगी दूरी, बल ये होगा आपका और लिमिट हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बल दूरी या उसी विस्थापन कहेंगे, तो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अब अपन किए गए कार्य की गणना करेंगे। कैसी, कि पिंड पर लगाया गया बल हमें दिया है, तो उसे 0 से 2 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से 2 मीटर तक, और बल दिया है हमारे पास में 2x + 3। ओके, और इंटू क्या है, x के सापेक्ष समाकलन होगा, मतलब जोड़ना होगा 0 से 2 मीटर तक के हर एक बिंदु, छोटे छोटे देखो समाकलन का मतलब क्या होता है, ये हो गया 0 से 2 मीटर। यहाँ पर पिंड को ढकेलेंगे तो जो काम होगा यहाँ से फिर और वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क होगा 2 मीटर तक के। तो इस सभी कार्य को, मतलब जो भी सभी बिंदु पर जो कार्य होंगे इसको अपन जोड़ेंगे। तो इसी को हम अपन प्रोसेस को क्या कहते हैं, समाकलन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सभी ईंटों को जोड़ करके घर बनाया जाता है, तो समाकलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्क निकालते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं। अब आपका सामने आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले समाकलन होगा, तो देखिए ये फलनों का योग है यहाँ पे, है ना, फलनों का क्या है, योग है। तो इसे अलग अलग समाकलन कर देते हैं अपन। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम टोटल समाकलन करें। देखो 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बार हो जाएगा। x का समाकलन क्या हो जाएगा, x² 2। ये बार बार नहीं, हमने कई क्वेश्चन कर लिए, तो आपको अभी तक क्या आई थिंक आ गया होगा। प्लस 3 आपका कांस्टेंट है, बार हो जाएगा, परंतु यहाँ 1 का जब होगा x के सापेक्ष समाकलन तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका
x हो जाएगा। अब इसके बाद समाकलन होने के बाद में हम लिमिट जो दी रही थी वो लिमिट को अपन क्या काम कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब क्या काम करेंगे, अपन वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम क्या काम करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो समाकलन होकर के आया वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 3x, लिमिट है 0 से 2। अब इसे करते हैं अपन आगे सॉल्व, ठीक है। देखिए अब आगे, अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो W जो हमारा वर्क निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। सबसे पहले ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसमें लिमिट अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट। तो x तो अपर लिमिट है हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 इंटू x का मान अपर लिमिट आपकी 2 है, ठीक है, और माइनस अब लोअर लिमिट क्या काम करेंगे, फिर से अपन क्या काम करेंगे, ये तो हो गया हमारी अपर लिमिट रख करके अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर और माइनस x रखेंगे 3 के, मतलब x का मान 0 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने लिमिट पुट कर दी। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। W इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। ये वर्क जो निकल के आया है हमारे पास में एक निश्चित मान प्राप्त हुआ, 4 और 6 कितना हो गया 10। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो हमारे पास में कितना कार्य निकल के आया, 10 जूल निकल के आया। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी पिंड पर यह बल लगाने पर उसे 0 से 2 मीटर तक की, है ना, 2 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, अतः कार्य कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा 10 जूल। ये हमारे दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर को ध्यान रखिए आप सभी साइंस के स्टूडेंट, इसे हाईलाइट जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसे हाईलाइट जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया आपका आंसर। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निश्चित समाकलन का यूज़ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम करते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं निश्चित समाकलन का एक तीसरा अनुप्रयोग जो कि फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है इसका। तो देखते हैं, एक हमारे पास में वर्क दिया है r से लेकर के इन्फिनिटी तक के, है ना। ये एक प्रकार का क्या है, ये है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो इसमें निश्चित समाकलन का उपयोग किया गया है। तो देखेंगे वर्क निकालेंगे अपन, W इक्वल टू लिमिट है अपने, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले देखिए G m1 और m2 ये क्या है, सभी कांस्टेंट होते हैं। G इंटू m1 इंटू m2 लिमिट है आपकी r से लेकर के इन्फिनिटी तक के। अब यहाँ पे बचा हमारे पास में 1/r² और इसका समाकलन होगा r के सापेक्ष। तो W इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। अब ये जो है आपका r टू इन्फिनिटी लिमिट होगी, ये ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस का r की -2, ठीक है, और इसका करेंगे समाकलन r के सापेक्ष। तो ध्यान देंगे, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि यदि a की पावर am होता है तो ये ऊपर जाता है तो a की पावर क्या हो जाता है माइनस का m, 9th का फार्मूला, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। G इंटू m1 इंटू m2, ठीक। अब हम इसका समाकलन करेंगे पहले, सबसे पहले तो समाकलन हो जाएगा r की पावर -2 का, तो r रहेगा आपका -2 + 1। अभी बहुत बार हमने कर लिया समाकलन तो मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई करके नहीं बताऊँगा। -2 + का 1 और लिमिट आपकी r से क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे, G इंटू m1 इंटू m2, ठीक। आगे सॉल्व होकर के आ जाएगा r की पावर -1 हो जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -1, ठीक है। लिमिट आपकी अभी हमने पुट नहीं की है, ये अभी यथा जैसी की वैसी रहेगी। G इंटू m1 इंटू m2 आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आपका सामने आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा आपका, मैंने कॉमन मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बचा मेरे पास क्या r की पावर -1, ठीक है, और लिमिट है आपकी r टू इन्फिनिटी। आगे सॉल्व करेंगे W इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है
क्या है, माइनस हमने निकाल दिया था बाहर, ठीक है। अब ये r की पावर -1 है, यदि a की पावर -m होता है तो ये वापस 1 बाय क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। तो इससे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आगे सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका 1 की पावर r। लिमिट हमने अभी पुट नहीं की है, r टू इन्फिनिटी। चलिए सॉल्व करेंगे आगे। माइनस चिन्ह आपका बाहर अभी है, ठीक है, -g इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी, और माइनस हो जाता है जैसे कि हमने समझाया था आपको निश्चित समाकलन के अंदर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आप लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, r के स्थान पे। तो ये इस तरह से है ना, लिमिट पुट कर दी है। अब -g इंटू m1 इंटू m2, ठीक। अब ध्यान रहे कि 1 बाय इन्फिनिटी का मान होता है 0। यदि हम इसको यूं लिखे 1 बाय इन्फिनिटी की जगह 0 लाए और इन्फिनिटी को इधर ले जाए, तो आपने ये सब पढ़ा था, ये अपने 10th तक के पढ़ा था कि इसका ये गणित में अपरिभाषित होता है, परंतु ये हमने उसे जनरल मैथ से पढ़ी। अब अपन हायर मैथ से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि 1 बाय 0 मतलब किसी भी पूर्णांक में यदि अपन 0 का भाग दे रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये अब आगे से होगा। और 1 बाय इन्फिनिटी का मान होता है 0। तो चलिए यहाँ पे अपन 0 पुट कर देंगे, माइनस बचेगा आपका 1 बाय r। अब आगे ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g इंटू m1 इंटू m2, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बाय क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा। यदि अपन इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में, g इंटू m1 इंटू m2, तो व्यवस्थित करके लिखेंगे इस तरह से, बटे r। तो ये हमारे पास फाइनल वर्ग निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि निश्चित समाकलन का यूज़ करके, है ना, निश्चित समाकलन का उपयोग करके हम किस तरह से, है ना, कार्य की गणना करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी फिजिक्स में यूज़ होंगे जहाँ पे निश्चित समाकलन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आई होप कि इस निश्चित समाकलन का उपयोग समझ गया हो, उपयोग समझ में आया होगा। निश्चित समाकलन करा दिया तो बस अब ये हमारी लास्ट वीडियो थी। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है ना। आपको हम बता दें कि अवकलन से ज़्यादा, है ना, अवकलन से ज़्यादा आपका समाकलन यूज़ होता है, और समाकलन में भी सर्वाधिक आपका कौन सा समाकलन यूज़ होता है, निश्चित समाकलन, है ना। तो कुछ भी हो आपको निश्चित समाकलन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, वर्ग के अंदर, है ना, कूलॉम के नियम में, है ना, फिर आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जो निश्चित समाकलन, अवकलन और समाकलन हम दोनों की बात करें तो इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग है। इसलिए अच्छे से ये वीडियो क्लास 1, 2 एंड 3 ये तीनों को आप क्रम से देख करके रिवाइज करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी मैथ्स से स्ट्रांग हो जाएगी। अब जब मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होते हैं ना, और बच्चे इसी से डरते हैं। और मैथ्स अच्छी नहीं होती उनकी, तभी उन्हें क्या होता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट कठिन लगने लगता है। तो हम मैथ्स से इसलिए करवा रहे हैं, यानी हम क्या करें, फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार करें। फिजिक्स क्या कर रहे हैं अपन, फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे जो चैनल पे जिन बच्चों को ये वीडियो, यदि वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है, मतलब लाभदायक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक। और नए हो तो चैनल को क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। और क्या होगा कि यदि ये आपके कोई फ्रेंड होंगे फ्रेंड सर्कल में, है ना, जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, 11th में होंगे, तो प्लीज़ उनको आप क्या काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अब कलन का हमारा जो है वो तीनों लेक्चर में हमने पूरा कलन को कवर कर दिया, अवकलन समाकलन को। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, वो आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएगा। तो इसकी अब नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। तो ये सभी जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर मिलती रहेगी आपको। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट है। तो ठीक है, सभी बच्चों का थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।